पॉलिटी मैराथन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम के लिए होंगे इंपॉर्टेंट। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वेलकम टू अचीवर अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के 100 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका कंप्लीट रिविजन हो जाए और आपका एक बेटर पॉलिटी का सेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो सारे क्वेश्चंस को करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक हैं, इन सभी से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी है, ड्यूटीज़ हैं, पार्लियामेंट है। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं इसमें, उन सभी से क्वेश्चंस हैं। ये 5 सेक्शंस हैं, इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट से हैं, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से हैं, राष्ट्रपति से, संसद भवन और न्यायपालिका और इमरजेंसी प्रोविज़न, इन सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में होंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स ऑन, मतलब भारतीय संविधान का कब लागू हुआ था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, दूसरा है 15 जनवरी 1947 को, या फिर तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या फिर चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपको बताना है। सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। अगर आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जब शुरुआत में बन के तैयार हुआ था प्रारंभ में, तो कितने अनुच्छेद थे? 395, 398, 401 या फिर 420। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 395। यहाँ पर आंसर लिखा है। चलिए अगला है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या बात की गई है। जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर एज, यानी कि संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? फेडरल रूप में, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट, या फिर कॉन्फेडरेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन ऑफ स्टेट। आगे चलते हैं, अगला है, जो सेकुलर शब्द है किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है? सेकुलर शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, या फिर 44वें 1978 में, या फिर 24वें संविधान संशोधन 1971 से, या 86वां। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो सेकुलर शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 से ऐड किया गया था, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा छठा क्वेश्चन, जो कि है कानून की समझ समानता किस अनुच्छेद से सुनिश्चित होती है, बताना है आपको। विच आर्टिकल डील विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि किस आर्टिकल में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, यानी कि कानून की समझ समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 है, या फिर आर्टिकल 14 है, या आर्टिकल 16 है, या फिर आर्टिकल 18 है। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आर्टिकल 14, जो कि बात करता है कानून की समझ समानता की। उम्मीद है आपको 15, 16 और 18 अगर नहीं पता है तो आप जाकर के हमारे चैनल पे पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर देखिए उसको और क्लियर कर लीजिए अपने कि कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। बहुत ही कम टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो अगर आपने ना देखा जरूर देखें। चलिए अगला है हमारा, राइट टू एजुकेशन इज अ प्रोवाइडेड अंदर, यानी कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 21 में है, या फिर आर्टिकल 21A में है, या फिर आर्टिकल 32 में है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस सवाल का? तो ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि आर्टिकल 21A, यानी कि 21 काम है। शिक्षा का अधिकार 21 काम में है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। तो ध्यान रखना इसको। चलिए अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबॉलिश द अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत या किसी के साथ में भेदभाव करना जातिगत या जन्मगत आधार पर को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो बताना है आपको। आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, या फिर आर्टिकल 19 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आर्टिकल 17 जो कि बात करता है अनटचेबिलिटी की ऑप्शन, और आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप किसी प्रकार का कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं। तो ये किसमें? आर्टिकल 18 में। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत या अप्रस्तुतता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 17। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 9 नंबर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गिवन, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 31 में, या फिर आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 33 में, या फिर आर्टिकल 34 में।
जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने इस आर्टिकल को कुछ कहा भी है, तो क्या कहा है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी यहाँ पर देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है, हाँ, गैर कानूनी हिरासत के लिए कौन सा रिट जारी होता है? आपको बताना है मैंडेमस या फिर हैबियस कॉर्पस या क्यूवेरेंटो या फिर सर्सियोरेरी। कौन सी रिट जो है गैर कानूनी हिरासत के लिए जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब ये होता है शरीर को प्राप्त करना। कोई किसी को अरेस्ट करते हैं तो हैबियस कॉर्पस के जरिए उसको जुडिशरी के सामने लाना होता है। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस कौन सी रिट है? बी वाला ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपको सही आंसर देना है। पहला ऑप्शन है यूएसए से, यानी कि दूसरा है यूनाइटेड किंगडम से, तीसरा ऑप्शन है जापान से या फिर आयरलैंड से। ध्यान रखना है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात की गई, यानी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो कौन सा हो जाएगा बताइए? पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा जापान या फिर आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए, बिल ऑफ राइट्स है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन सा अधिकार करता है? विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? क्या आर्टिकल 19 करता है या फिर आर्टिकल 20 करता है, आर्टिकल 21 करता है या फिर आर्टिकल 22 करता है? तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, हु कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, या फिर पार्लियामेंट कर सकती है, या फिर प्रेसिडेंट कर सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि न्यायालय कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या फिर राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस तरीके से? आपातकाल लगा करके। तीन तरीके के आपातकाल हैं भारतीय संविधान में। पहला है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356 में है। और तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल, जो कि है 360 में। तो इस तरीके से तीन आपातकालों का प्रावधान है भारतीय संविधान में, आपको तीनों पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 14 नंबर। यहाँ पर बात की गई है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है हमारा यूएसए से, या फिर आयरलैंड से, या फिर यूएसएसआर, या चौथा ऑप्शन है हमारा फ्रांस से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं, आयरलैंड से है, यूएसएसआर से है, या फ्रांस से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और क्या क्या लिया गया है आयरलैंड से? अगर आपको पता हो तो बताएं, अगर नहीं पता हो तो हमारी वीडियो बनी हुई है, उसको जा करके एक बार ज़रूर देखें, इंडियन पॉलिटी की। यहाँ पर देखिए, अगला है राइट टू फ्रीडम इंक्लूड हाउ मैनी फ्रीडम्स? मतलब जो स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? जो आर्टिकल 19 है, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है, उसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, उसके अंतर्गत कितनी टाइप की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो उसमें हो जाएंगी हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितनी? 6 प्रकार की, ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? यहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 19A, यानी कि अनुच्छेद 19 का में, या फिर आर्टिकल 21 में, या फिर आर्टिकल 22 में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि आर्टिकल 19A, यानी 19 का, अनुच्छेद 19 का में किसकी बात की जाती है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये उसका ऑप्शन था चौथा वाला, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। विच फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी? आपको बताना है यहाँ पर कि आपातकाल के समय में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा, कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 19 वाला, या फिर आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, या आर्टिकल 22? बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में आंसर, अगर आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 21। अगर आप अब तक वीडियो पे बने हुए हैं और अगर वीडियो को लाइक ना किया, चैनल को सब्सक्राइब ना किया, तो जरूर कर दें। चलिए, 20 और 21 दोनों ही होते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर 20-21 मान सकते हैं, मतलब बी और सी वाले दोनों। ठीक है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ? वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं?
तो पहले जान लीजिए, शुरुआत में जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था तब उसमें 7 थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, संविधान संशोधन से उसको हटा दिया गया था। अब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300A में है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन एक ऐसा अधिकार है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो वो किसमें है? आर्टिकल 300A में। अब बताना है आपको अब कितने बचे हैं। तो अब बचे हैं 6। एक था, उसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। तो कुल मिलाकर के अब कितने हैं? वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 19 वाला। हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन? राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर पार्लियामेंट यानी कि संसद है, या फिर प्रधानमंत्री? बताइए, इसका आपको सही आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान का संरक्षक, यानी कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 20 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में दिया गया था? विच केस इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन? तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसमें हम लोगों ने इन केसेस के बारे में भी बात की है। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। गोलकनाथ केस होंगे, या फिर केशवानंद भारती केस 1973 वाला, और मेनका गांधी केस है, या फिर मिनर्वा मिल केस है। तो यहाँ पर किसकी बात की जाए? संविधान की मूल संरचना की बात की जा रही है, जो कि केशवानंद भारती केस 1973 से रिलेटेड है। ध्यान रखना इस बात को। इसी के बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। उसमें काफ़ी संशोधन हुए थे, इसलिए इसको कहा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पर हमारे खत्म हो चुके हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और पार्लियामेंट से संबंधित कुछ सवालों को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए आपके सामने है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंशन्ड इन द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? आपका पहला ऑप्शन है पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में है, या फिर पार्ट 5 में है, या फिर पार्ट 6 में है। तो देखिए, पार्ट 3 में तो कौन से हो जाएंगे? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। पार्ट 4 में कौन से हो जाएंगे? आपको बताना है। पार्ट 5 में क्या है? यूनियन है। पार्ट 6 में क्या है? इन सब के बारे में आपको बताना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है वो है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हो जाएंगे हमारे डीपीएसपी, इसमें हो जाएंगे फंडामेंटल राइट, द यूनियन हो जाएगा, संघ की बात की जा रही है। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट कवर कर लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला है डीपीएसपी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डीपीएसपी किस संविधान से लिए गए हैं? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? यूके से। और कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से क्या लिया गया? गवर्नर का अपॉइंटमेंट, यानी कि जो राज्य में गवर्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और एक और चीज़ ली गई है यहाँ से, यूनिटरी फीचर्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 वाला, जिसमें बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? मतलब आपको जो डीपीएसपी है वो किस पार्ट में है ये तो आपने जान लिया, लेकिन कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है उसमें डीपीएसपी है उनको बताना है। तो 12 से 35 क्या होते हैं, या फिर 36 से लेकर के 51 होंगे, या 52 से 58 तक है, या फिर आर्टिकल 51A है? आपको सही जवाब देना है। तो देखिए, जो ए वाला ऑप्शन है ये कि ये क्या किसकी बात कर रहा है? 12 से 35 क्या होते हैं? मूल अधिकार, मूल अधिकार। और जो 36 से 51 है इसमें होते हैं हमारे डीपीएसपी, यानी कि फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल राइट नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट होते हैं 12 से 35 में, पार्ट 3 में। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 मूल अधिकारों की बात करता है। फिर भाग 4 में किसकी बात करता है? 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो कैसे हैं? मतलब उनका नेचर कैसा है? उनको आप न्यायपालिका में जाकर के उनके लिए अगर उनका वायलेशन होता है तो अपील कर सकते हैं, यानी कि जस्टिसेबल हैं, या यानी कि आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं या नहीं? तो पहला ऑप्शन है हमारा जस्टिसेबल हैं या फिर नहीं, दूसरा है जस्टिसेबल नहीं है, या फिर आप उनको इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सभी को पता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो एक मतलब औपचारिकता के ऊपर जो हमारी सरकार है उसको गाइडलाइन दी गई है भारतीय संविधान के तहत कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी आप उसको लागू नहीं करवा सकते हैं। यानी कि जॉन जस्टिसेबल है, उसका नेचर कैसा है? आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, बल्कि आपके जो फंडामेंटल राइट है अगर उनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट की बात करता है, इन दोनों आर्टिकल के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं उनका लागू करवाने के लिए, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यह ऑप्शन हो जाएगा बी वाला हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ध्यान रखना इसको।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 25वां नंबर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ से आई है? आपको बताना है। जो कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट है, उस कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? हम मौलिक अधिकारों से आया है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आया है, या फिर मौलिक कर्तव्यों से आया है, या प्रस्तावना से आया है? ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना से। तो बताना है आपको सही आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो वहीं से लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 38 में दी गई है, आर्टिकल 39 में दी गई है, आर्टिकल 40 में दी गई है, या फिर अनुच्छेद 45 में दी गई है? यहाँ पर बात की गई है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला 39A। ठीक है, ये रहा करेक्ट आंसर, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत इज मेंशन, बताइए ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इससे आपका पॉलिटी का एक बेटर रिवीजन जरूर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39 में है, या फिर आर्टिकल 40 में है, या आर्टिकल 41 में है, या फिर अनुच्छेद 42 में है? आपको सही जवाब देना होगा, इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में है। ये डीपीएसपी से लिए गए हैं, अगर आपने डीपीएसपी की वीडियो हमारी ना देखी तो जाकर के देख सकते हैं, आपके सारे आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, तो जरूर देखें एक बार इसको। अगला है हमारा 28वां नंबर, समान नागरिक यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड किस आर्टिकल में समान नागरिक कानून की बात की गई है? समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 43 में है, या 44 में है, या 45 में है, या फिर अनुच्छेद 46 में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की शिक्षा है वो निःशुल्क है और अनिवार्य है शिक्षा की किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, एक तो फंडामेंटल राइट 21A में है, आप सभी जानते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए उसको ऐड किया गया था। तो एक वो वाला हो जाएगा, और एक यहाँ पर डीपीएसपी में बात की गई है, उसमें से कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें से एक में बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45 में है, 46 में है, 47 में है, या फिर 48 में है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, आर्टिकल 45 में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 की बात करते हैं। यहाँ पर बात की गई है पोषण स्तर और लोक व्यवस्था बढ़ाने का दायित्व किस अनुच्छेद में है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। पोषण स्तर और लोक व्यवस्था बढ़ाने का दायित्व किस आर्टिकल में है, बताना है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी आर्टिकल 47 में। ठीक है, ये सब डीपीएसपी की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस में मेंशन की गई हैं? आपको बताना है जो मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में आप सभी जानते हैं क्या हो जाते हैं हमारे मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में किसकी बात की जाती है? मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किसमें है? भाग 4 का में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51 में, या फिर 51 के का में, 51A में, या फिर आर्टिकल 52 में, या आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में? आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आर्टिकल 51A वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? आपको बताना है इसका आंसर। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 वाला, या फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 वाला, या 86वें संविधान संशोधन 2002 वाला, या 52वें संविधान संशोधन 1985। तो देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन था इसमें तो शिक्षा का अधिकार की बात करता है, और ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 44 जो की बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। और जो 42 अमेंडमेंट है आप सभी जानते हैं केशवानंद भारती केस के बाद में आया था, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमो ये वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसी में संविधान को भारतीय
जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का मूल अंग भी माना गया था। यहीं पर जो है मूल संरचना की बात की गई थी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो कि केशवानंद भारती केस में इससे पहले हुई थी, उसकी बात भी यहीं से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि है मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है या फिर 9 है? तो आपको बताना है मूल रूप से जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या कितनी है। तो कितनी है बताइए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 है, उसके बाद एक ऐड की गई थी बाद में संविधान संशोधन के द्वारा, तो कुल मिलाकर के 11 है, लेकिन पहले मूल रूप से कितनी है? तो 10 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा विच ड्यूटी वॉज प्रोटेक्टेड बाय द 86वें मतलब जो 86वें संविधान संशोधन है उसमें से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था? आपको बताना है। पर्यावरण की सुरक्षा, या फिर शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, या फिर जो राष्ट्रीय सिंबल हैं उनके सम्मान की बात की गई, या फिर जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करने की बात की गई है। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 अभी हमने बताया है थोड़ा सा ऊपर से, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसका करेक्ट आंसर आप जरूर दे पाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है 36वां क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? आपको बताना है लोकसभा को भंग करने की ताकत किसको दी गई है। हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर स्पीकर को यानी कि लोकसभा के स्पीकर को, या चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा 37 नंबर। यहाँ पर है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 545 है, या फिर 552 है, या फिर 550 है, या 556 है। तो बताइए कितनी वर्तमान में जो है इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है? तो कितनी है? 545 है। 545 इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से इलेक्टेड होंगे 543, जो नॉमिनेटेड वाले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 545 हैं। अगला चलते हैं यहाँ पर राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? आपको बताना है राज्यसभा की। अब यहाँ पर वहाँ पर लोकसभा की थी, यहाँ पर राज्यसभा की है। पहला ऑप्शन है 245 है, या 250 है, या फिर 260 है, या 275 है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250। करंटली कितनी है? 245 मेंबर्स हैं, लेकिन कितनी है सीटें? अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगला है हमारा राज्यसभा इज आल्सो नोन एज, यानी कि राज्यसभा को किस और नाम से जाना जाता है? इसको लोअर हाउस कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, अपर काउंसिल कहते हैं, या फेडरल काउंसिल? तो इसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, मतलब सारे राज्य से ही यहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं इसको। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 वाला, जिसमें हम लोग बात करेंगे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, या फिर स्पीकर करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति करते हैं? बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सभी जानते हैं इसका लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी स्पीकर वहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया 40 क्वेश्चन तक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और संसद से रिलेटेड संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, 41वां क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है? संसद करती है, या पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनता करती है, निर्वाचन मंडल करता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर करते हैं? यहाँ पर ध्यान रखना है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात की गई है, जो कि होती है एक इलेक्टोरल कॉलेज से। ठीक है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरीके से हो गया? प्रत्यक्ष रूप से है, या फिर अप्रत्यक्ष है, यानी कि अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्टली तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल। जो लोग भी उसमें आते हैं वो भारतीय संविधान मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला है हमारा 42वां क्वेश्चन, जिसमें बात की गई है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल या उनका टर्म पीरियड कितने समय का होता है। तो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष का, दूसरा है 5 वर्ष का, या फिर 6 वर्ष का, या फिर 7 वर्ष का। तो सभी जानते होंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को
पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाते हैं या फिर उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। ध्यान रखना इस बात का। अगला हो जाएगा हमारा 44वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें बात की गई है भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है या फिर 30 वर्ष है या 35 वर्ष है या फिर 40 वर्ष है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला 35 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें बात की गई है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर चीफ डिफेंस स्टाफ? बताइए। CDS होता है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों ही सेनाओं का, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों का ही प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 46वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि बात करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन द बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट अवेलेबल? दोनों ही लोग ना हो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं होते तो उनका काम कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी ना उपस्थित हों तो फिर उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? इसका आपको आंसर देना है। देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, या प्रधानमंत्री होंगे, या फिर गृह मंत्री होंगे। तो बताइए कौन, अगर इन दोनों की ऑप्शन में कौन इनका रोल करता है, मतलब कौन इनके कार्य को देखता है राष्ट्रपति के? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं मौजूद हैं तो उसका काम देखता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस कार्यभार को देखेंगे जब तक के लिए वो नए सेलेक्ट होकर नहीं आ जाते। चलिए अगला है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। कई बार कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, बताना है आपको। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं? या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर ऑफ, यानी कि अध्यक्ष। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखना है इसका, वाइस प्रेसिडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 48वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि बात करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सॉरी, उपराष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? लोकसभा करती है, मतलब उनको जो चुनने में वोट डाले जाते हैं वो सिर्फ लोकसभा से लोग होते हैं, या फिर राज्यसभा में जो चुने हुए सदस्य हैं उन वो लोग वोट डालते हैं, या फिर दोनों ही लोग वोट डालते हैं, यानी कि बोथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों ही मिलकर के भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेंबर ऑफ बोथ हाउस। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, या मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर कोई चौथा ऑप्शन है? देख लेते हैं वो कौन सा। लोकसभा। लोकसभा यानी कि बताइए। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारा। द काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। जो काउंसिल मिनिस्टर है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है किसको? राष्ट्रपति को, राज्यसभा को, लोकसभा को, प्रधानमंत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि लोकसभा को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51वां नंबर, यहाँ पर जो है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? देखते हैं पर सवाल नंबर 51 है, जो कि है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है भारत में? राष्ट्रपति के पास में, प्रधानमंत्री के पास में, मंत्रिपरिषद के पास में, या फिर संसद के पास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि मंत्रिपरिषद के पास में। राष्ट्रपति जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक, अगला है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है 52वां नंबर। हु इज़ द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, या फिर कैबिनेट सचिव होते हैं? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं किसके? काउंसिल मिनिस्टर्स के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन 53, जिसमें बात की गई है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
मैक्सिमम नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है आपका लोकसभा का 10%, लोकसभा का 12%, या फिर लोकसभा का 15%, या लोकसभा का 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री को मिला करके। यहाँ पर लिखा गया इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 54 नंबर। देखिए यहाँ पर है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति का, दूसरा है स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी ऐसा होता है ऑर्डिनरी बिल जो कि पास नहीं हो रहा होता, तो फिर क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 में। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बताना है कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, यानी कि मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या संयुक्त सत्र में। आपको बताना है कि ये मनी बिल जो इंट्रोड्यूस हो सकता है केवल एक सदन में हो सकता है, वो कौन सा सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी सदन में है, या फिर संयुक्त सदन में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि लोकसभा में ही मनी बिल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये कहता है कि किस विधेयक को मनी बिल है या नहीं ये कौन तय करता है। मतलब कौन सा विधेयक मनी बिल है या नहीं है, ये बात कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करते हैं, प्रधानमंत्री तय करते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, या फिर वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये ताकत किसको दी गई है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास इस बात की मतलब पावर होती है कि वो किसी बिल को मनी बिल है या नहीं है इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑरिजिनेट भी लोकसभा में होता है और इसका डिसीजन भी लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बात की गई राष्ट्रपति शासन। जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट रूल है कैन बी इम्पोज्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड, 3 महीने, या फिर 6 महीने, या फिर 1 वर्ष, या फिर 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला, 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 58वां नंबर। राष्ट्रपति लोकसभा को किस सलाह पर भंग करता है। जो प्रेसिडेंट है कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस, किसकी एडवाइस पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, अध्यक्ष की, या मंत्री परिषद की। तो किसके उस पर एडवाइस पर, सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको रद्द किया जाता है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है हमारा प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर, यानी कि प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर मतलब प्लीजर पर पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के, लोकसभा के, भारत की जनता के, या मंत्री परिषद के। तो आपको बताना हो जाएगा इसमें से जो प्राइम मिनिस्टर है होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के। ध्यान रखना इसको, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, यानी कि निम्न में से किसके पास संसद को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पास में होती है, या फिर राष्ट्रपति के पास में होती है, या अध्यक्ष के पास में होती है, या फिर कैबिनेट सचिव के पास में होती है। तो बताना है आपको सही जवाब, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, सम्मन को बुलाने की और उसको स्थगित करने की। अब आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे जो कि उनके पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से संबंधित सवालों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, भारत की संसद में शामिल हैं कौन कौन शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको जवाब देना है। जो भारत की संसद है उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए में है प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा होंगे और राज्यसभा होंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा होंगे और राज्यसभा होंगे। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं, जो कि तीसरा नंबर है। इसमें बात की गई है कि प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, मतलब राष्ट्रपति होंगे और लोकसभा होंगे, और यहाँ पर है केवल लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, जिसमें बात की गई है प्रेसिडेंट होते हैं और लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तीनों को मिला करके ही बोला जाता है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। आगे चलते हैं, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है, अभी आप पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर बी 545। अगले क्वेश्चन की, सॉरी, यहाँ पर 552 है, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट में है 545 है। जो अधिकतम संख्या है वो 552 है, लेकिन इस समय कितनी है, 545। आगे चलते हैं, यहाँ पर है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, जो कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी 250।
वर्तमान में 245 है, यहाँ पे ध्यान रखना। लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सभी को पता होता है कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, जो मनी बिल है यानी कि मनी बिल केवल यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा में या लोकसभा में या दोनों ही सदनों में या फिर स्टेट की असेंबली में यानी कि राज्य विधानसभा में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 66 नंबर का। यह निर्णय कौन करता है कि कोई भी मनी बिल बिल है या नहीं, ये भी आपको बताना हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गए हैं। प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। बताइए इसमें से कौन से हो जाएंगे, वित्त मंत्री। इसका भी आपको ऑप्शन देना है, मतलब कमेंट करके आंसर बताना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं। अगला है हमारा राज्यसभा। क्या है राज्यसभा, एक कैसा हाउस है, ये बताइए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, 5 वर्षों के लिए है, या फिर हर 6 साल में भंग होती है। तो राज्यसभा जो है हमारा क्या है, परमानेंट हाउस है। इसके जो है 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यू बना रहता है, 1/3 रिटायर हो जाएंगे, फिर नया चुन करके आ जाएंगे, फिर हर 2 साल में जो है 1/3 रिटायर होते रहेंगे। इस तरीके से जो है स्थायी सदन इसको कहते हैं, परमानेंट सदन कहते हैं। अगला है, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है हमारा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लीड करता है। अगला क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम एज है टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर, मतलब अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। अगला है 70 नंबर, जो मैक्सिमम एज ऑफ लोकसभा इज बिकमिंग द मेंबर, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष की आयु, ठीक है। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है। तो संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा करते हैं, या भारत की जनता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री को नियुक्ति। चलिए देखते हैं यहाँ पर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के पास में, दूसरा है प्रधानमंत्री के पास में, तीसरा है गवर्नर के पास में, या फिर मुख्य न्यायाधीश के पास में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री के पास में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बात की गई, जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। द काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू। ऑप्शन नंबर देखते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए, या फिर राज्यसभा के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके लिए होता है, लोकसभा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 74वां नंबर, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, आपको पता होगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। अगले देखते हैं अगला, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीनों का हो सकता है। आपको बताना है, जो मैक्सिमम गैप है बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी एक्सीड, मतलब कितने टाइम के बीच में आपको मिलना ही मिलना होगा। मैक्सिमम आप इतने टाइम तक संसद का जो है सत्र नहीं हो सकता है, कितना गैप हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है 3 महीने का, या फिर 4 महीने का, या 6 महीने का, या फिर 9 महीने का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 6 महीने का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 6 महीने का आप गैप ले सकते हैं 2 सत्रों के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर पूछा गया है, जो भारतीय लोकसभा का गठन कब हुआ था, यानी कि फर्स्ट लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। बताना है आपको, पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा ऑप्शन है देखते हैं 1950 में, या फिर तीसरा ऑप्शन है 1952 में, या चौथा ऑप्शन है 1955 में। तो आपको बताना है सही जवाब जो कि होगा इसके लिए सुटेबल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 1952 में जो है पहली लोकसभा का गठन हुआ था। ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के जनक किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, दूसरा है जी.वी. मावलंकर को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर लाल बहादुर शास्त्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा सही वाला ऑप्शन नंबर बी, जी.वी. मावलंकर को कहा जाता है। आगे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है। आर्टिकल 52, यानी कि अनुच्छेद 52, या फिर आर्टिकल 79,
या फिर आर्टिकल 80 या आर्टिकल 123, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आर्टिकल 79। ध्यान रखना इसको, जो कि किससे रिलेटेड है, संसद से रिलेटेड है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के जरिए लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 83वां, 85वां या फिर 80, मतलब अनुच्छेद 83 के जरिए या अनुच्छेद 85 के जरिए या अनुच्छेद 80 के जरिए या फिर अनुच्छेद 324 के जरिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि अनुच्छेद 85, सॉरी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि 80 नंबर सवाल है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष ऑफ राज्यसभा लोकसभा, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि प्रधानमंत्री। ध्यान रखना इसको, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कुछ सवाल आपातकालीन प्रावधानों से भी लिए गए हैं, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 81वां नंबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1947 में या फिर 1950 में या फिर 1952 में या 1962 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1950 में। ध्यान रखना इसको, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट करता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं कौन, कितने जज होते हैं आपको बताना है यहाँ पर। 25 जज होते हैं प्लस चीफ जस्टिस, या फिर 30 जज प्लस चीफ जस्टिस, 33 न्यायाधीश होते हैं उसमें से, और साथ में और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो बताना है आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 33 न्यायाधीश होते हैं, साथ में एक मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। इस तरीके से हमारे कुल मिलाकर के 34 जज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 33 जज प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 83वां। यहाँ पर बात की है रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, रिटायरमेंट की एज है, वो कितनी है? 60 साल है, 62 साल है, 60 साल होगी या फिर 62 साल होगी या फिर 65 साल होगी या फिर 70 साल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज की। अगला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री करते हैं, दूसरा है राष्ट्रपति करते हैं, या फिर संसद करते हैं, ये चौथा ऑप्शन है लॉ मिनिस्टर करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं किसकी? मुख्य न्यायाधीश की। अगला है हमारा हाई कोर्ट जज जो रिटायर होते हैं एट द एज, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, मतलब आपको बताना है यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जज हैं वो किस उम्र के बाद रिटायर होते हैं। तो उनकी अधिकतम एज क्या है? 60 वर्ष है, 62 वर्ष है, या 65 वर्ष है, या फिर 68 वर्ष है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 65 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के कितने थे? 3 वर्ष ज़्यादा, यानी कि 65 वर्ष तक। अगला है हमारा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट, मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 124, यानी कि अनुच्छेद 124, या फिर 136 वाला अनुच्छेद 136, या फिर 226 वाला, या 356। तो आपको पता है 356 तो किसकी बात करता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि 124। आगे चलते हैं, हु कैन रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जजेस, मतलब किसके पास ये ताकत होती है कि जो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद भवन, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर लॉ मिनिस्टर? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका भी प्रोसीजर होता है, इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज का काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन कर कौन सकता है? पार्लियामेंट, यानी कि संसद के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि संसद के द्वारा इनका हटाया जा सकता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, भारत का निर्वाचन आयोग एक, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कैसी संस्था है? आपको बताना है यहाँ पर संवैधिक संस्था है, यानी कि स्टेटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, या फिर कार्यपालिका संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर एडवाइजरी संस्था, यानी कि सलाहकार समिति है? तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन जो कि मेंशन है किस आर्टिकल में? आपको बताना है किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन है मेंशन। तो आर्टिकल 280 में है, या फिर आर्टिकल 324 में है, या अनुच्छेद
368 में है या फिर 356 में है। तो देखिए 368 किसकी बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान संशोधन की बात करता है। 356 किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की यानी कि आपने अभी पढ़ा होगा राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और 324 किसकी बात करता है, तो ये बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर राष्ट्रपति करते हैं, या फिर संसद करते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आपको बताना होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, हु इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संसद को, या फिर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर प्रधानमंत्री को। तो किसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है 92 नंबर। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है, 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, या फिर 5 वर्षों में, या फिर 6 वर्षों में। फाइनेंस कमीशन जो कंस्टिट्यूट किया जाता है वो कब होता है, हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 93। भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या फिर मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला है हमारा, अटॉर्नी जनरल होल्ड द ऑफिस, यानी कि महान्यायवादी अपना पद किसकी इच्छा पर रखता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर, निश्चित कार्यकाल तक, या संसद की स्वीकृति पर, या मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक, ध्यान रखना। अगला हमारा है 95 नंबर सवाल, जो कि है भारत संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा, अभी हमने बताया था कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या 4 या 5। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं, तो पहला होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है हमारा कैसा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की बात करता है कौन, 356 वाला। और जो तीसरा होते हैं हमारी 360 में, वो होती है किसकी, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 352 में आ जाता है हमारा कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ध्यान रखना इनको। आगे चलते हैं हम लोग। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए यहाँ पर पहला आर्टिकल आपका है 352 नंबर, दूसरा है 356, और इस तरीके से आगे ऑप्शन दिए गए हैं 360 या 368। तो देखिए जो 352 नंबर का है ये बात करता है किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की। 356 अभी हमने पढ़ा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय की, फाइनेंशियल की, ध्यान रखना आपको किसका, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और 368 किसकी बात करता है, संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की बात कौन करता है, 368। अगला हमारा है 97 नंबर, राष्ट्रपति का शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन हो किसके अंतर्गत, 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन द अंडर विच आर्टिकल। तो आपको पता हो चुका है अब कि आर्टिकल 360 में, ध्यान रखना इसको, अनुच्छेद 360 में। अगला है हमारा, पहली राष्ट्रपति आपातकाल कब घोषित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको, 1962 में, या फिर 1965 में, या फिर 1971 में, या ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, 1962 में पहला आपातकाल, पहली नेशनल इमरजेंसी की बात की गई थी। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ये है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। बताना है आपको, भारत में राष्ट्रपाल मतलब जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो किसके पास पावर है उसकी। तो प्रधानमंत्री के पास में है, संसद के पास में है, या राष्ट्रपति के पास में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि राष्ट्रपति के पास में है, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।